जय श्री राम दोस्तों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम आपके लिए फिर से मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक है। जैसा कि आपको मालूम है, मुंशी प्रेमचंद्र की सभी कहानियाँ सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। ये कहानी भी अत्यंत रोचक है, तो इसलिए इस कहानी को हम पूरा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कहानी का शीर्षक है लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के भी नाम आए, रुपया रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे, फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हज़ार उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वो आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वो एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का वो एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वो 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढीला भी ना लगेगा। वो आत्माभिमानी था। घर वालों की खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान ना निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वो बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा। वो मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना जैसा था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई भलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल गई। अंगूठी 10 रुपये से कम की ना थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नकद लिए बगैर साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, ये बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और ये देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वो भी जूतियां चटका रहे थे। हमने वही हॉल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की ना थीं। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सत निकल गया। अब चूहे चाटें या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उसे कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछकर एक बड़ा सा गट्टर बांधा। मास्टर था किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी ना देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की ना थीं, पर ये 10 रुपये उस वक्त हमें कैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा। 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम इसी में मग्न थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 रुपये भी बहुत हैं भाई। मगर ज़िंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो ना खर्च करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50,000 रुपये साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो।
विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2000 में भी तुम शान से रह सकते हो। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं, मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से ही काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम अभी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब ये यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिल जाएगा और अपना रौब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही मालदार क्यों ना हो। और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रहन लिखाकर रुपए दे देंगे, फिर तो कोई खटका ना रहेगा। ये मंजिल भी तय हुई। अब ये प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वो टिकट ही ना लेगा। मैंने कोई उपाय ना देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिसने आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई, एक एक करके इंतज़ार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जातीं। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह कि साएं साएं कि कोई सुन ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। ये रहस्य जब सत्य रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय है, पत्नी की नाज बर्दारी में भी बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। ये तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही का। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनुक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से चाहा जब चाहा उठ गए, जब चाहा घर आ गए। ये नहीं कि हर वक्त चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। ज़रा सी देर हुई घर आने में और फ़ौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक? आप कहीं बाहर निकले और फ़ौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ आ गईं, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही न रह जाएगा। ना भैया, मुझे आपसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को ज़रा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़ चल रहे हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास। ज़रा उम्र खिसकी और लाडले मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें, और वो गुलछर्रे उड़ाए। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वो विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठे में पढ़ती थी और बार बार फेल होती थी। बड़ी चिलबिली, बड़ी शोख। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होंगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़ कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5000 हंटर जमाए सटासट। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वो चाटेगा। ज़रा भी चपड़ करेगा तो मैं कान पर गरम गरम दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दें, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को ज़रूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैंने अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की बूंद नहीं।
सब लोग ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों को दावत दी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों में ही हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा तुझसे एक बात कहें, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहना। मैं आपकी तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच, कुंती को विश्वास ना आया। हमने कस्में खाईं, वो नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई पच सकती थी। वो जरा सी बात न पची, धीरे से अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वो खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है, अम्मा भी, चचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से। कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें उनसे कुछ ना मिलता? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घूंगा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर 1-2 जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतारा। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था, शराब की एक बोतल मंगवाई गई। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही हुई थीं कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंधा में गिरफ्तार कर लिया हो। और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुआरा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिता ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर को ही मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी। दादा को मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कह करके ज़मीन पर बेसुध पड़ गए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों ही जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले, दूसरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटकर घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भगवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वो मठों और साधुओं के अखाड़े तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को भी भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम न था। इस उम्र में भी उन्हें सिगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्वी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ हम में ये जो भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वो केवल हमारी लालसा है, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वास्थ्य के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे। तो मैं क्या करूँगा? साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा ही नहीं किया, न कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डामाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फतूर आ गया हो तब तो वो अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया तो इस संदेह से उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर इंसान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए मिले नहीं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है? परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे पास होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है। मगर अधिक संभावना ये थी कि मैं हीले हवाले करता। कहता तुमने मुझे 5 रुपये उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे? मगर नहीं, मुझसे इतनी बदनीयती ना होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा,
कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वो सरल भाव से मुस्कुराया, मगर ये भी उसके आत्मा की झलक जिसे वो विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इस तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो तेरे नाम का है। इससे क्या? अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये संशय रहे ही क्यों। विक्रम ने हंस कर कहा, तुम बड़े शकी हो यार, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हों तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास ना आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, ये तो मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं होगी, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है। ये कहानी 2 भाग में है। ये कहानी का पहला भाग है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे इस कहानी का दूसरा भाग। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।